हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है समझौता। ये क्या राजीव, तुम अभी तक कंप्यूटर में ही उलझे हुए हो? रिया घर में घुसते ही तीखे स्वर में बोली। कंप्यूटर में उलझा नहीं हूँ, काम कर रहा हूँ। राजीव ने भी उतने ही तीखे स्वर में उत्तर दिया था। ऐसा क्या कर रहे हो सुबह से? हर बात तुम्हें बतानी आवश्यक नहीं है, और कृपया मेरे काम में विघ्न मत डालो। राजीव ने झिड़क दिया तो रिया भी चुप नहीं रह सकी। बताने को है भी क्या तुम्हारे पास? दिन भर बैठकर कंप्यूटर पर गेम खेलते रहते हो। काम धंधा तो कुछ है नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम काम करना ही नहीं चाहते। प्रयत्न करने पर तो टेढ़े कार्य भी बन जाते हैं, पर काम ढूंढने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। ओह, तो अब तुम मुझे बताओगी कि काम ढूंढने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ठीक कहा तुमने। मैं होती कौन हूँ तुमसे कुछ कहने वाली? मैं तो केवल घर बाहर पिसने के लिए हूँ। बाहर काम करके लौटती हूँ तो घर वैसा का वैसा ही पड़ा मिलता है। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि अब तुम ही तो घर की कमाऊ सदस्य हो। मुझे तो सुबह उठते ही तुम्हें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और हर समय तुम्हारी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न कर भी रहा हूँ कि महारानी जी को कोई कष्ट न पहुँचे। फिर भी कोई कोर कसर रह जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। राजीव का व्यंग्यपूर्ण स्वर सुनकर छटपटा गई थी रिया। क्यों इस प्रकार शब्द बाणों के प्रयोग से मुझे छलनी करते हो राजीव? अब तो ये तनाव मेरी सहन शक्ति को चुनौती देने लगा है। रिया रो पड़ी थी। ये क्यों नहीं कहती कि बेकार बैठे निखट्टू पति को तुम सह नहीं पा रही हो? दिन पर दिन कटखनी होती जा रही हो। क्रोधित स्वर में बोल राजीव घर से बाहर निकल गया। रिया अकेली बिसूरती रह गई थी। माता पिता को आपस में तू तू मैं करते देख दोनों बच्चे किशोर और कोयल अपनी किताबें खोलकर बैठ गए थे और कनखियों से एक दूसरे को देखकर इशारों से बात कर रहे थे। शीघ्र ही इशारों का स्थान फुसफुसाहटों ने ले लिया था। मम्मी बहुत गंदी है। घर में घुसते ही पापा पर बरस पड़ी। पापा कितना भी काम करें, मम्मी उन्हें चैन से रहने ही नहीं देती। कोयल ने अपना मत व्यक्त किया था। मम्मी नहीं, पापा ही गंदे हैं। घर में काम करने से कुछ नहीं होता। बाहर जाकर काम करने से पैसा मिलता है और उसी से घर चलता है। मम्मी बाहर काम ना करे तो हम सब भूखे मर जाएं। किशोर ने प्रतिवाद किया तो कोयल उस पर झपट पड़ी थी और दो चार थप्पड़ जमा दिए थे। फिर तो ऐसा महाभारत मचा कि दोनों के रोने बिलखने पर ही समाप्त हुआ था। कोहराम सुनकर रिया दौड़ी आई थी। वो पहले से ही भरी बैठी थी। उसने जमकर दोनों बच्चों की धुनाई कर दी और उनका क्रंदन धीरे धीरे सिसकियों में बदल गया था। रिया बच्चों को मारपीट कर देर तक शून्य में ताकती रही थी। जब चारों ओर फैला अस्त व्यस्त था उसका घर, उसे मुंह चिढ़ा रहा था। मेरे हंसते खेलते घर को न जाने किसकी नजर लग गई, उसने सोचा और फफक उठी। कभी वो स्वयं को संसार की सबसे भाग्यशाली स्त्री समझती थी। आर्थिक मंदी के कारण 6 महीने पूर्व राजीव की नौकरी क्या गई, घर की सुख शांति को ग्रहण ही लग गया था। वहीं से प्रारंभ हुआ था उनकी मुसीबतों का सिलसिला। 80,000 प्रति माह कमाने वाले व्यक्ति के बेरोजगार हो जाने का क्या मतलब होता है, ये राजीव को कुछ ही दिनों में पता चल गया था। जो नौकरी रिया ने शौकिया प्रारंभ की थी, इस आड़े वक्त में वही जीवन संबल बन गई थी। न चाहते हुए भी उसे अनेक कठोर फैसले लेने पड़े थे। उच्च वर्गीय पौष इलाके के 3 शयन कक्ष वाले फ्लैट को छोड़कर वो साधारण सी कॉलोनी के 2 कमरे फ्लैट में चले आए थे। पहले खाना बनाने, कपड़े धोने, घर व फर्नीचर की सफाई, बर्तन धोने वाली अलग अलग नौकरानियां थीं, पर अब तो एक से ही काम चलाना पड़ रहा था। नई कॉलोनी में 2 कारों को खड़े करने की जगह भी नहीं थी। ऊपर से पैसे की आवश्यकता थी, अतः एक कार बेचनी पड़ी थी। सबसे कठिन निर्णय था किशोर और कोयल को महंगे अंतर्राष्ट्रीय स्कूल से निकालकर साधारण स्कूल में डालने का। रिया राजीव ने बच्चों को यही समझाया था कि पढ़ाई का स्तर ठीक ना होने के कारण ही उन्हें दूसरे स्कूल में डाल रहे हैं। पर जब एक दिन किशोर ने कहा कि वो माता पिता की परेशानी समझता है और अच्छी तरह जानता है कि वो उसे महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे, तो राजीव सन्न रह गया था।
रिया के मुंह से चाह कर भी कोई बोल नहीं फूटा था। इस तरह की परिस्थिति में संघर्ष करने वाला केवल उनका ही परिवार नहीं था। राजीव के कुछ अन्य मित्र भी वैसी ही कठिनाइयों से जूझ रहे थे। वो सभी मिलते जुलते एक दूसरे की कठिनाइयों को कम करने का प्रयत्न करते। इस तरह हंसते बोलते बेरोजगारी का दंश कम करने का प्रयत्न करते थे। अपनी ओर से रिया स्थिति को संभालने का जितना ही प्रयत्न करती, उतनी ही निराशा के गर्त में गिरती जा रही थी। पूरे परिवार को अजीब सी परेशानी ने घेर लिया था। बच्चे भी अब बच्चों जैसा व्यवहार कहाँ करते थे। पहले वाली नित नई मांगों का सिलसिला तो कब का समाप्त हो गया था। जब से उन्हें महंगे अंतर्राष्ट्रीय स्कूल से निकालकर दूसरे मध्य वर्गीय स्कूल में डाला गया था, वो ना तो मित्रों की बात करते थे और ना ही स्कूल की छोटी मोटी घटनाओं का जिक्र किया करते थे। रिया को स्वयं पर ही ग्लानि हो आई थी। बिना मतलब बच्चों को धुनने की क्या आवश्यकता थी। न जाने उनके कोमल मन पर क्या बीत रही होगी। भाई बहनों में तो ऐसे झगड़े होते ही रहते हैं। कम से कम उसे तो अपना होश नहीं खोना चाहिए था, पर नहीं, वो तो अपनी झल्लाहट बच्चों पर ही उतारना चाहती थी। रिया किसी प्रकार उठकर बच्चों के कमरे में पहुंची। किशोर और कोयल अब भी मुंह फुलाए बैठे थे। रिया ने दोनों को मनाया, पुचकारा, मम्मी को माफ नहीं करोगे तुम दोनों। बच्चों का रुख देखकर रिया ने झटपट क्षमा भी मांग ली थी, पर ये क्या, डांट खाकर सदा चहकती रहने वाली कोयल फफक पड़ी थी। अब हमारा क्या होगा मम्मी, वो रोते हुए अस्पष्ट स्वर में बोली थी। क्या होगा का क्या मतलब, और ऐसी बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? पापा की नौकरी चली गई मम्मी, अब आप उन्हें छोड़ दोगी ना? कोयल ने भोले से स्वर में पूछा था। क्या? किसने कहा ये सब? न जाने क्या ऊल जलूल बातें सोचते रहते हो तुम दोनों। रिया ने किशोर और कोयल को झिड़क दिया, पर दूसरे ही क्षण दोनों बच्चों को अपनी बाहों में समेटकर चूम लिया था। हम सबका परिवार है ये, ऐसी बातों से कोई किसी से अलग नहीं होता। हम सबका बंधन तो अटूट है। पापा की नौकरी चली गई तो क्या हुआ, दूसरी मिल जाएगी। तब तक मेरी नौकरी में मज़े से काम चल ही रहा है ना? कहाँ काम चल रहा है मम्मी? मेरे सभी मित्र यही कहते हैं कि अब हम गरीब हो गए हैं, तभी तो प्रगति इंटरनेशनल को छोड़कर हमें मॉडर्न स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। टाइगर हाइट्स छोड़कर हमें जनता अपार्टमेंट के छोटे से फ्लैट में रहना पड़ रहा है। किशोर उदास स्वर में बोला तो रिया भी सन्न रह गई। ऐसा नहीं है बेटे, तुम्हारे पुराने स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं होती थी, इसीलिए उसे बदलना पड़ा। रिया ने उसे समझाना चाहा था, पर अपने स्वर पर उसे स्वयं ही विश्वास नहीं हो रहा था। बच्चे छोटे ज़रूर हैं, पर उन्हें बातों में उलझाना बच्चों का खेल नहीं था। कुछ ही देर में बच्चे अपना गृह कार्य समाप्त कर खा पी कर सो गए थे, पर रिया राजीव की प्रतीक्षा में बैठे हुए ऊँघने लगी थी। रात के 11 बज गए तो उसने मोबाइल उठाकर राजीव से संपर्क करने का प्रयत्न किया था। घर से रूठ कर गए हैं तो मनाना तो पड़ेगा ही, पर नंबर मिलाते ही खाने की मेज़ पर रखा राजीव का फ़ोन बजने लगा था। तो महाशय फ़ोन यहीं छोड़ गए हैं। इतना गैर जिम्मेदार तो राजीव कभी नहीं थे। क्या बेरोजगारी मनुष्य के व्यक्तित्व को इस तरह बदल देती है? कब तक आंखें पसारे बैठी रहे वो राजीव के लिए? कल ऑफिस भी जाना है। इसी ऊहापोह में कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। दीवार घड़ी में 12 घंटों का स्वर सुनकर वो चौंक कर उठ बैठी थी। घबरा कर उसने राजीव के मित्रों से संपर्क साधा था। कौन? रमोला? रिया ने राजीव के मित्र संतोष के यहाँ फ़ोन किया तो फ़ोन उसकी पत्नी रमोला ने उठाया था। हाँ रिया, कहो कैसी हो? सॉरी रमोला, इतनी रात गए तुम्हें तकलीफ़ दी, पर शाम 6 बजे के गए राजीव अभी तक घर नहीं लौटे हैं। तुम्हारे यहाँ आए थे क्या? कैसी तकलीफ़ रिया, आज तो लगता है सारी रात आंखों में ही कटेगी। राजीव आए थे यहाँ। राजीव और संतोष ने साथ ही चाय भी पी थी। गपशप चल ही रही थी कि मनोज की पत्नी का फ़ोन आ गया कि मनोज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दोनों साथ ही मनोज के यहाँ गए हैं, पर उन्हें तुम्हें फ़ोन तो करना चाहिए था। राजीव अपना मोबाइल घर ही भूल गए हैं। पर मनोज जैसा व्यक्ति ऐसा कदम भी उठा सकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। हुआ क्या था?
पता नहीं संतोष का फोन आया था कि मनोज और उसकी पत्नी में सब्जी लाने को लेकर तीखी झड़प हुई थी। उसके बाद वो तो पास के ही स्टोर में सब्जी लेने चली गई और मनोज ने ये कांड कर डाला। रमोला ने बताया था। हाय राम, इतनी सी बात पर जान दे दी। बात इतनी सी कहाँ है रिया, ये लोग तो आकाश से सीधे ज़मीन पर गिरे हैं। छोटी सी बात भी इन्हें तीर की तरह लगती है, पर इन्होंने एक दूसरे को सहारा देने के लिए संगठन बनाया हुआ है। कैसा संगठन और कैसा सहारा? जब अपनी ही समस्या नहीं सुलझती तो दूसरों की क्या सुलझाएंगे? रमोला लगभग रो ही पड़ी थी। संतोष भैया फिर भी तकदीर वाले हैं कि शीघ्र ही दूसरी नौकरी मिल गई। रिया के शब्द रमोला को तीर की तरह चुभे थे। तुमसे क्या छिपाना रिया, संतोष के चाचा जी की फैक्ट्री है। पहले से 1/3 वेतन पर रात दिन जुटे रहते हैं। ऐसा समय भी देखना पड़ेगा, कभी सोचा नहीं था। रिया ने फ़ोन रख दिया था। रिया की चिंता की सीमा नहीं थी। इतनी सी बात पर मनोज ने ये क्या कर डाला? अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। रिया पूरी रात सो नहीं सकी थी। उसके और राजीव के बीच भी तो आए दिन झगड़े होते रहते हैं। वो तो दिन भर ऑफिस में रहती है और राजीव अकेला घर में। उससे आगे तो वो सोच भी नहीं सकी थी और फफक कर रो पड़ी थी। राजीव लगभग 10 बजे घर लौटे थे। ये क्या है, कल 6 बजे घर से निकलकर अब घर लौटे हो, एक फ़ोन तक नहीं किया। रिया ने देखते ही उल्हाना दिया था। क्या फ़र्क पड़ता है रिया, मैं रहूं या ना रहूं, तुम तो अपने पाँव पर खड़ी हो। ऐसी बात मुंह से फिर कभी मत निकालना। और किसी का तो पता नहीं, पर मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। रिया फफक उठी थी। ये संसार ऐसे ही चलता रहता है रिया। देखो ना, मनोज हमें छोड़कर चला गया, पर संसार अपनी ही गति से चल रहा है। ना मनोज के जाने का दुख है और ना ही उसके लिए किसी की आंखों में 2 आंसू। राजीव रो पड़ा था। पहली बार रिया ने राजीव को इस तरह बेहाल देखा था। वो बच्चों के सामने ही फूट फूट कर रो रहा था। रिया उसे अंदर लेवा ले गई। किशोर और कोयल आश्चर्यचकित से खड़े रह गए थे। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं चाय बना लाती हूँ। रिया हैरान परेशान सी बच्चों को बालकनी में बिठाकर राजीव को सांत्वना देने लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि राजीव की इस मनोस्थिति का प्रभाव बच्चों पर पड़े। ऐसा क्या हो गया जो मनोज हद से गुजर गया? पिछले सप्ताह ही तो सब परिवार आया था हमारे यहाँ। इतना हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति अंदर से इतना उदास और अकेला होगा, ये भला कौन सोच सकता था? रिया के स्वर में भय और अविश्वास साफ झलक रहा था। उत्तर में राजीव एक शब्द भी नहीं बोला। उसने रिया पर एक गहरी दृष्टि डाली थी और चाय पीने लगा था। मनोज की पत्नी और बच्चों का क्या होगा? रिया ने पुनः प्रश्न किया था। वो अब भी स्वयं को समझा नहीं पाई थी। उसके पिता आ गए हैं, वो ही दोनों को साथ ले जाएंगे। पिता का अच्छा व्यवसाय है, मेवों के थोक व्यापारी हैं। वो तो मनोज को व्यापार संभालने के लिए बुला भी रहे थे, पर वो जिद ठाने बैठा था कि पिता के साथ व्यापार नहीं करेगा। रिया की विचार श्रृंखला थमने का नाम नहीं ले रही थी। मनोज की पत्नी मंजुला अक्सर अपनी पुरातन पंथी ससुराल का उपहास किया करती थी। पता नहीं उन लोगों के साथ कैसे रहेगी। उसके दिमाग में उथल पुथल मची थी। कहीं कुछ भी होता था तो उनके निजी जीवन में कुछ इस प्रकार जुड़ जाता था कि वो छटपटा कर रह जाती थी। राजीव भी तो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। वो लोग भी उसे बार बार अपने साथ रहने को बुला रहे हैं। उसके पिता बंगलोर के जाने माने वकील हैं, पर रिया का मन नहीं मानता। न जाने क्यों उसे लगता है कि वहां जाने से उसकी स्वतंत्रता का हनन होगा। धीरे धीरे जीवन ढर्रे पर आने लगा था। केवल एक अंतर आ गया था। अब रिया ने पहले की तरह कटाक्ष करना छोड़ दिया था। वो अपनी ओर से भरसक प्रयास करती कि घर की शांति बनी रहे। उस दिन ऑफिस से लौटी तो राजीव सदा की तरह कंप्यूटर के सामने बैठा था। रिया इधर आओ, उसने बुलाया था। वो रिया को कुछ दिखाना चाहता था। ये तो शुभ समाचार है। कब हुआ था ये साक्षात्कार? तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। रिया कंप्यूटर स्क्रीन पर एक जानी मानी कंपनी द्वारा राजीव का नियुक्ति पत्र देखकर प्रसन्नता से उछल पड़ी थी। इतना खुश होने जैसा कुछ नहीं है। एक तो वो आधे से भी कम वेतन देंगे, दूसरा मुझे बेंगलोर जाकर रहना पड़ेगा। यहाँ नोएडा में उनका छोटा सा ऑफिस है,
पर मुझे उनके मुख्यालय में रहना पड़ेगा। ये तो और भी अच्छा है, वहाँ तो तुम्हारे माता पिता भी हैं। उनकी तो सदा से इच्छा है कि हम सब साथ रहें। मैं सोचता हूँ कि पहले मैं जाकर नई नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ। तुम कोयल और किशोर के साथ कुछ समय तक यहीं रह सकती हो। नहीं, ना मैं अकेले रह पाऊंगी और ना ही कोयल और किशोर। सच कहूँ तो यहाँ दम घुटने लगा है मेरा। मेरा मामूली से वेतन में 6-7 महीने से काम चल रहा है। तुम्हें तो उससे दुगना वेतन मिलेगा। हम सब साथ चलेंगे। कोयल और किशोर भी सुनते ही प्रसन्नता से नाच उठे थे। उन्होंने दादा दादी के घर में अपने कमरे भी चुन लिए थे। राजीव के माता पिता तो फोन सुनते ही झूम उठे थे। वर्षों बाद कोई शुभ समाचार सुनने को मिला है। उसकी माँ भरे गले से बोली थी और आशीर्वादों की झड़ी लगा दी थी। पर तुम्हारी स्वतंत्रता का क्या होगा? फोन रखते ही राजीव ने प्रश्न किया था। इतनी स्वार्थी भी नहीं हूं मैं कि केवल अपने ही संबंध में सोचूं। तुमने साथ दिया तो मैं भी सबके खिले चेहरे देखकर समझौता कर लूंगी। समझौता? इतने बुरे भी नहीं हैं मेरे माता पिता। आधुनिक विचारों वाले पढ़े लिखे लोग हैं और मुझसे अधिक मेरे परिवार पर जान छिड़कते हैं। इतना कहकर राजीव ने ठहाका लगाया तो रिया को लगा कि इस खुशनुमा माहौल के लिए कुछ बलिदान भी करना पड़े तो वो तैयार है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।